नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हो। और ज़रूरी है, जब आपकी आदतें बदल जाएंगी और ये बदली हुई आदतें आपका भविष्य भी बदल सकती हैं। तो ये था आज का विचार, और इसके विचार के राइटर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आने वाला नया विचार और नई ऐतिहासिक दिनों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं 27 जुलाई 1931 को मुंबई के गवर्नर पर कातिलाना हमला हुआ। 27 जुलाई 1844 को भौतिक वैज्ञानी और परमाणु सिद्धांत के खोजी जॉन डाल्टन का देहांत हुआ। 27 जुलाई 1970 अर्जेंटीना के अंदर गदर पार्टी के रह रहे मेंबर बाबा बूटा सिंह, जिनकी आयु 82 वर्ष थी, तो वो गांव चक माई दास, गांव का नाम है चक माई दास, जो कि जलंधर के पास है। तो उस वक्त नक्सली जो लहर चल रही थी पंजाब में, तो नक्सली लहर समय के दौरान पुलिस मुकाबला बना करके उनको शहीद कर दिया गया। 27 जुलाई 2015 दीनानगर गुरदासपुर के अंदर थाने के ऊपर अतवादियों ने हमला कर दिया। 27 जुलाई 2015 देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देहांत हुआ। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्रता संग्रामी थे भी कहा जाता है उनको, और डॉक्टर राधा कृष्ण को लोग फिलासफर किंग से नाम से भी जानते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पुलाड़ मैन, मिसाइल मैन, इंजीनियर, एटम के वैज्ञानिक और देश प्रेमी करके भी जाना जाता है। तो डॉक्टर कलाम का जो जन्म था वो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के शहर रामेश्वर में एक गरीब मलाह के घर हुआ था। और वो गरीबी के कारण उन्होंने कई प्रकार के अलग अलग तरह से काम किए रोज़गार के लिए। तो 1954 में वो तिरुचिरापल्ली के कॉलेज से उन्होंने BSc फिजिक्स वहाँ पे पढ़ाई की। तो 5वीं में जब वो पढ़ रहे थे तो उसके दिमाग के अंदर एक पंछियों की तरह आकाश में उड़ने का जो ख्याल, एक सपना था। तो उसने अपने साथियों के साथ मिलके एक हवाई जहाज़ के एक डिज़ाइन का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। तो प्रोफेसर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया उसको, और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर नया डिज़ाइन जो तैयार करके हमें दो, तैयार करके बनाओ। और उसका अल्टीमेट दिया कि अगर नहीं बना सकोगे तो आपका जो वजीफ़ा है वो बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने
3 दिन के अंदर एक नया डिजाइन बना के और पेश किया हवाई जहाज का। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपकी चोटी की जो प्रतिभा कला थी वो मैं देखना चाहता था। 1957 में एरोनॉटिक्स की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसने बंगलौर के अंदर वहाँ पे नौकरी की। उनको नौकरी वहाँ पे मिल गई। वो प्रोटोटाइप मॉडल जो उनका बना के उस समय वो उसने रक्षा मंत्री को, जो उस समय के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे, तो उसके साथ बैठकर वो उन्होंने आकाश का एक चक्कर लगाया। फिर वो विक्रम साराभाई जो इंडियन नेशनल कमेटी के फॉर स्पेस रिसर्च के चेयरमैन थे, रिसर्च सेंटर के जो चेयरमैन थे, तो उनके पास जाके 350 किलो फॉर स्पेस रिसर्च के जो चेयरमैन थे, उनके पास जाके 350 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने वाले एक रॉकेट बनाया उन्होंने, बनाकर उनकी सफलता हासिल की, तैयार किया। 1969 में वो इसरो की स्थापना हुई, तब उनको उनका डायरेक्टर बना दिया गया। अब्दुल कलाम जी को उनका डायरेक्टर बना दिया गया। तो इस उस इसरो के लिए, उस संस्था के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV बनाया, लेकिन वो असफल हो गया। उसके असफल होने के बाद इन्होंने दोबारा फिर उसको 18 जुलाई 1980 को एक नया जो था SLV बना के उसने कामयाबी हासिल की और वो सफल हुए। राजा रामनाथ के कहने पर कलाम ने DRD में आके देश के मिसाइल प्रोग्राम का जो उस वक्त मिसाइलों का जो प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा था, तो वहाँ की उन्होंने कमांड जो थी संभाली, उसका नेतृत्व किया। 1981 में लॉन्च वाहनों के काम के लिए पद्म विभूषण उनको दिया गया। उसने धरती से धरती तक, धरती से आकाश तक छोटी बड़ी रेंज और टैंक तोड़ने वाली मिसाइलें, पृथ्वी मिसाइलें बनाई, जिनका नाम रखा गया पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नागरिक, त्रिशूल, और भी ऐसी बहुत सारी मिसाइलें उन्होंने बनाई। तो ये मिसाइलें बना के उन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की। 1998 में जो पोखरण में 2 एटमी धमाके थे, उनके अंदर भी उनका मुख्य रोल था। 1997 में सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को दिया गया। तो उन्होंने दिल के रोगों के माहिर विज्ञानी डॉक्टरों के साथ मिलके कलाम ने एक राजू नाम का एक स्टेंट, जो दिल में स्टेंट पड़ते हैं, वो स्टेंट बनाया, जो विदेशों में जिनकी कीमत 75,000 रुपये थी, लेकिन जो उन्होंने नवा स्टेंट तैयार किया जो, तो उनकी कीमत 11,000 रुपये थी। अग्नि मिसाइल के वो जो कौन से बरते गए पदार्थ, जो अग्नि मिसाइल के लिए कुछ पदार्थ जो यूज़ किए जाते थे, तो उसमें जो बचता था, उसके लिए जो जैसे हाथ पांव टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो उनके ऊपर जो प्लास्टर लगता है उसको क्लीनर बोलते हैं। वो क्लीनर उन्होंने तैयार किया, जो 3500 रुपये का था, लेकिन उनका जो तैयार किया वो सिर्फ 500 रुपये में तैयार हुआ, यानी कि 500 रुपये का बेचा गया। 70 वर्ष की आयु तक वो ये सब कुछ करते रहे, ये काम करते रहे। करने के बाद वो सेवा मुक्त हो गए, रिटायर हो गए। और
2002 में वो 90% वोटों से देश के 11वें 90% वोटों लेकर के वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति का 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 2000 उसके बाद उन्हें तो वो एक पूरा करने के बाद वो फिर रिटायर हो गए। वो एक वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, समाज सेवी के तौर पे सरगर्म हो गए। तो राष्ट्रपति भवन में उन्होंने एक मेडिसिन का बगीचा, एक प्लांट भी लगाया। वो कर्नाटक के संगीत के प्रेमी और वीणा वादक भी थे। अब्दुल कलाम कर्नाटक के जो संगीत है, कर्नाटकी संगीत है, उसके प्रेमी और एक वीणा वादक भी थे। उन्होंने शादी नहीं की, अब्दुल कलाम ने शादी नहीं की थी। उनके पास ना कोई गाड़ी, ना टीवी, ना एसी, ना गहने, ना जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं था उनके पास। और जो उनको पेंशन मिलती थी वो पेंशन अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे रखते थे। बाकी जो उनके पेंशन के पैसे बचते थे वो अपने गांव की जो पंचायत है उनको वो दान दे देते थे, दान कर देते थे उनको। और उसके पास सिर्फ 6 पैंट, 4 कमीज, 3 सूट, 16 डॉक्टरेट और 2500 के करीब किताबां थी। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में वो एक प्रोग्राम को संबोधन कर रहे थे तो वो अचानक ही गिर पड़े और वो गिरते उनकी मृत्यु होगी। वो हमेशा के लिए इस धरती को, संसार को छोड़ करके चले गए। तो कलाम के जो पीए थे या उसके जो सकत्तर थे, एक किताब कलाम इफेक्ट में लिखा है कि हर राष्ट्रपति की तरह कलाम को भी देशों विदेशों में बेहद तोहफे मिलते थे उनको, और वो तोहफे लेकर के दिल्ली आ जाते। तो आने के बाद वो दफ्तरी रिकॉर्ड में दर्ज कर देते थे जो तोहफा उनको मिला होता था। तो अपने पद की म्याद खत्म होने के बाद, रिटायर होने के बाद, वो एक पेंसिल तक भी, यानी एक कलम तक भी वो उसने सरकारी खजाने से नहीं लिया, अपनी जेब से खरीदते थे। तो एक बार उनके कुछ जानकार दोस्त, रिश्तेदार, जिनकी तकरीबन 50 के करीब गिनती थी, उसको मिलने आए अब्दुल कलाम जी को। तो उनके खाने पीने का, उनके घूमने का जो भी प्रबंध किया उन्हें, वो सभी अपनी जेब से किया, सरकारी खजाने से उसने एक पैसा नहीं दिया। तो उनका जो एक काम था वो जन्म से ही आधा था, काम जो था वो आधा काम था। इसीलिए वो जो उसका स्टाइल था, हेयर स्टाइल, इसीलिए वो ऐसा हेयर स्टाइल उस कान को छुपाने के लिए रखते थे। और उसका कारण भी यही था, हेयर स्टाइल रखने का उनका। 30 जुलाई 2015 को जब उनकी मृत्यु हुई है तो उसकी अंतिम संस्कार में तकरीबन 3-3.5 लाख लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। और अब बात करते हैं पंजाबी गुमनाम कवि और गदर लहर के जो नेता थे, जिन्होंने नेतृत्व किया
भाई भगवान सिंह प्रीतम, जिनका नाम था भाई भगवान सिंह प्रीतम। इनका जन्म 27 जुलाई 1884 को गांव बड़ेंगा, गांव का नाम है बड़ेंगा, जो कि मोहनपुर के नज़दीक है, चोला साहब जो तरनतार के पास है। वहाँ पे पिता गुरमुख सिंह और माता हर कौर के घर में हुआ। तो पिता की प्रेरणा के सदका वो 1906 में लाहौर के गुजरावाला कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, वहाँ पढ़ना शुरू किया। वो बुद्धिमानी, विद्वानी और ज्ञानी में 3 साल का कोर्स वो 1 साल में ही कर गए, और 1 साल में वो कोर्स करने के बाद वहीं पे प्रोफेसर लग गए। तो उनकी जो शादी थी वो विद्या देवी के साथ हुई। उनके 2 लड़कियां सतविंदर कौर और जोगिंदर कौर हुई। उस समय शहीद भगत सिंह के चाचा जो अजीत सिंह थे, वो एक अंग्रेज समय के राज के समय में एक उन्होंने किसानी लहर चलाई थी जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। तो वो चल रही थी, बड़े जोर शोर से लहर चल रही थी। तो उनका जो संपर्क था, वो लहर का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो उसके आगू थे उनके अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, और उन लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ। और वो एक बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, भाषण देने के लिए एक बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। तो वो एक प्रवक्ता के तौर पे उसमें शामिल हो गए, जिसके कारण उनके जो गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए गए अंग्रेज सरकार की ओर से। तो उसके बाद उन्हें अपना नाम बदल के वो गुरुद्वारा के अंदर और जगहों के ऊपर वो रहने लगे, और वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपना जो उनका संघर्ष था, मिशन था, वो उन्होंने जारी रखा। तो ये चलते हुए फिर वो वहाँ से पिनांग, बैकांग और सिंगापुर चले गए। उन देशों में उन्होंने भ्रमण करना जो शुरू कर दिया। 1910 में हांगकांग में वो गुरुद्वारे में एक ग्रंथी की एक उन्होंने जो ड्यूटी जो थी उन्हें संभाल ली, और वहाँ पे कुछ समय वो टिके। और उस समय जो अंग्रेज सरकार में भारतीय लोग फौज में थे, जो फौजी थे, भारतीय फौजी थे जो, तो उनको वो कविताएं और भाषण, लेक्चर वगैरह उनके जरिए उनको जागरूक करते थे। गुलामी के प्रति उनमें एक जागरूकता जो बढ़ते थे। और 1913 में वो फिर वहाँ से वैनकूवर चले गए। तो वहाँ पे भी जो एक हफ्ता भरी धार्मिक प्रोग्राम हुआ करते थे, तो उसमें भी वो फिर अपने वो भाषण, अपनी कविताएं, जो इनकलाबी कविताएं होती थी उनकी, और वो लेक्चर दिया करते थे। और गदर अखबार जब छपा, तो उस अखबार में छपने वाली सबसे पहली कविता उनकी ही थी। तो सरकार ने उनको गिरफ्तार करके, हांगकांग की सरकार ने उनको गिरफ्तार करके भारत जो आने वाला जहाज़ था उसके अंदर बैठा दिया, उसको मेरी वहाँ से निकाल दिया, तो उसे जहाज़ में बैठा दिया। तो जब वो जहाज़ में वापस आ रहे थे, तो जापान की जो एक बंदरगाह है योकोहामा, वहाँ पर वो पुलिस को धोखा दे करके चालाकी से वहाँ से फरार हो गए, पुलिस की नज़र से बच गए। 1914 में वो जर्मनी से हथियारों की प्राप्ति के लिए
संपर्क बनाने के लिए वो जहाज पे सवार हो गए। तो उनके पीछे सीआईडी लग गई और उनको भी पता चल गया कि मेरे पीछे जो सीआईडी लगी है। तो वो फिर वापस जापान वो आ गए। जापान से फिर वो अमेरिका चले गए। तो गदर पार्टी के जो मुखिया थे बाबा सोहन सिंह भकना, जो उस पार्टी के आगू थे, प्रधान थे उसकी पार्टी के, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने मतलब ये उनके प्रधान चुने गए, भाई भगवान सिंह उनके प्रधान चुने गए और 1920 तक ये उस पद पर रहे। फिर ये रास बिहारी बोस के साथ इन्होंने संपर्क किया, उनके साथ मिलके जर्मन कौंसिल के साथ इन्होंने संबंध स्थापित किए और ये जापान से सिंगापुर सिंगाई वहाँ से होते हुए फिर दोबारा अमेरिका में पहुँच गए। 8 अप्रैल 1917 को ये 19 साथियों के समेत पकड़े गए। इनको 2 साल की सज़ा हुई। तो 1947 तक देश को आज़ाद होने के बावजूद भी इनके पास पासपोर्ट ना होने के कारण इनको भारत आने की इजाज़त नहीं मिली। 10 नवंबर 1958 को उस समय के जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरों, तो उन्हें काफ़ी कोशिशों के बाद वो भारत आ सके। तो उन्हें सोलन जो शहर है वहाँ पे उन्होंने अपना रहने का ठिकाना बनाया। 8 सितंबर 1962 को वो नई दिल्ली के डॉक्टर सैन नर्सिंग होम में उनका देहांत हो गया। तो ये था दोस्तों आज का विचार और ऐतिहासिक जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलते हैं एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।